Today's topic embryology. Embryology की definition. Embryology is the science that deals with the development and growth of an individual within the uterus. It begins with fertilization of ovum and culminates with the birth of baby. एम्ब्रियोलॉजी वो स्टडी है जिसमें फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ ऑफ द बेबी तक की सारी इवेंट्स का जो स्टडी है वो किया जाएगा। इसमें बेबी का फ्रॉम फर्टिलाइजेशन से लेके लास्ट तक ग्रोथ और डेवलपमेंट जाना जाएगा। ब्रांचेस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। जनरल एम्ब्रियोलॉजी, it deals with development of individual during first 8 weeks after fertilization. फर्टिलाइजेशन के बाद के 8 वीक तक का जो भी स्टडी है ये जनरल एम्ब्रियोलॉजी है। ये प्री एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक पीरियड्स इसको बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, जिसको फर्टिलाइज्ड ओवम भी बोल सकते हैं, is converted into a form that externally resembles with the features of adult individual and all organs and systems are formed. फर्स्ट 8th वीक, जैसे हमने मासानुमासिक में पढ़ा कि 3rd मंथ के एंड होने तक जो पंचपीड़िका थे वो फॉर्म हो चुके थे। सिर है, हाथ है, पैर है, ये सब। और इसके एंड तक जो फीटस है हमारा वो कंप्लीटली एज अ ह्यूमन बीइंग उसे यूएसजी में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वैसा उसका फॉर्म हो जाएगा। सेकेंड, सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी. It deals with the functional maturation of various organs and systems that are formed during embryonic period. एम्ब्रियोनिक पीरियड के दरमियान जो भी ऑर्गन सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, इन सारे सिस्टम का रिस्पेक्टिव स्टडीज ये आएगा सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी में। थर्ड, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी. It deals with the structure of different organs at various stages of development. Various stages of development यानी कि अलग अलग मंथ वाइज जो डेवलपमेंट है उसमें कैसे स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे कि लंग्स, फॉर एग्जाम्पल लंग्स का डेवलपमेंट 3rd मंथ में कैसा हो रहा है, ये हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो ये डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में आएगा। नेक्स्ट, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी. कंपैरेटिव एनाटॉमी हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन सेशन में। अभी कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज इन वेरियस सिस्टम्स ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। अलग अलग स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था कि हार्ट ऑफ फ्रॉग, उसका कंपैरिजन हार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, 3 चैम्बर्ड एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट। इसी तरह से अलग अलग दूसरे स्पीसीज और एनिमल्स का जो एम्ब्रियो है उसका कंपैरेटिव स्टडी ह्यूमन बीइंग के एम्ब्रियो के स्टडी के साथ और कंपैरिजन किया जाए जिस ब्रांच में, उसे कहेंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी. इट डील्स विद द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लिविंग एम्ब्रियोज और फीटसेस ऑफ द लोअर एनिमल्स. ये जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ये लोअर एनिमल्स के एम्ब्रियोज पे किए जाते हैं और उसका कंपैरेटिव स्टडी वो एक्सपेरिमेंट से पढ़ा जाए जिसमें, उसे कहेंगे एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी. इट डील्स विद द बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट. बायोकेमिकल एस्पेक्ट जैसे कि हमने गर्भशारी में पढ़ा कि एक होते हैं गैमेट्स। गैमेट्स का अगर डिवीजन किया जाए तो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस में होंगे क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में होगा जीन्स, जीन्स में होंगे प्रोटीन्स, हमारे एमिनो एसिड्स। ये जो सारा है ये बायोकेमिकल कंपोनेंट है। बायोकेमिकल कंपोनेंट की अगर स्टडी की जाए एम्ब्रियो के रिलेटेड तो होगा वो केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है टेराटोलॉजी. It deals with the abnormal embryonic and fetal development. It is a branch of embryology that is concerned with congenital anomalies or birth defects. Teratology. It is related with deformities or congenital anomalies that are occurring during intrauterine life. Next, zygote. अभी zygote किसे कहेंगे? उसकी definition. Zygote is a diploid or binuclear cell
formed from the fertilization of haploid or mononuclear male and female gamete cells, that is sperm and ovum. जब एक मोनोन्यूक्लियर सेल जो कि स्पर्म और दूसरा मोनोन्यूक्लियर सेल ओवम, वो एक साथ कंबाइन होके डिप्लॉयड, जिसमें दो न्यूक्लियस हो, ऐसा कोई सेल बनाए, उसे कहेंगे हम जाइगोट. इसकी फिगर भी इधर दी हुई है. साइटोप्लाज्म है, इधर दो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का प्लूरल है न्यूक्लियाई, दैट इज 2 प्रोन्यूक्लियाई. नेक्स्ट, एम्ब्रियो एंड फीटस. अभी एम्ब्रियो क्या है और फीटस क्या है, दोनों टर्म्स अलग अलग है, रिलेटेड है बेबी से, पर एम्ब्रियो इंट्रायूटेराइन लाइफ में बेबी को कब कहेंगे और फीटस कब कहेंगे, ये है. द टर्म्स एम्ब्रियो एंड फीटस बोथ रिफर टू द डेवलपिंग बेबी इनसाइड द मदर्स वूम और यूट्रस. The distinction between embryo and fetus is made on gestational age, यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके कितना टाइम हुआ है अभी वो फीटस या फिर एम्ब्रियो या फिर बेबी को, उसके नाम से उसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा. एम्ब्रियो हम किसे कहेंगे, एम्ब्रियो इज अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम 3rd वीक टू 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी. पहले फर्स्ट 2 वीक्स में हम उसे जाइगोट बोलेंगे. जाइगोट के बाद आप अगर सारे नेक्स्ट टॉपिक्स भी आएंगे, जैसे कि क्लीवेज है, जाइगोट का भी, जाइगोट जो है वो मोनोन्यूक्लियर सेल है, इसके अलग अलग सेल डिवीजन माइटोसिस होके अप टू 16 सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसे हम मोरूला कहेंगे. ये बाद में आएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में. तो 2nd वीक तक ये सब उसको मोनोन्यूक्लियर सेल या मोरूला तक का स्टेज रहेगा, लेकिन 3rd वीक के बाद वो पूरा एक स्ट्रक्चर या शेप लेने लगेगा. उस टाइम से लेके 8th वीक तक हम उसे एम्ब्रियो बोलेंगे. अभी फीटस. An embryo is known as fetus from 8th week up to the delivery of the baby. 8th week, 10th वीक, किसी किसी बुक में आप 10th वीक भी पढ़ोगे, अलग अलग राइटर्स के हिसाब से, अलग अलग स्कॉलर्स के हिसाब से अलग अलग टाइम इंटरवल दिया गया है, लेकिन 8th वीक से 10th वीक से लेके अप टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी इज टर्म्ड एज फीटस. ये पिक्चर्स भी दिए गए हैं, जो भी डेवलपमेंटल स्टेज है, प्री डेवलपमेंटल स्टेज, ये एम्ब्रियो के नीचे पिक्चर दिया है, और फीटस बेबी का पूरा स्ट्रक्चर जिस टाइम से बनना स्टार्ट होने लगे उसे कहेंगे हम फीटस. नेक्स्ट, स्पर्म. एनाटॉमी ऑफ स्पर्म. इसमें पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ की लेंथ जो होगी 50 माइक्रोमीटर इन लेंथ. 50 माइक्रोमीटर का होगा. मेजरली इसमें 3 पार्ट्स रहेंगे, हेड, नेक और टेल. पिक्चर में दिखाया गया है ही. अभी हेड जो है उसमें रहेगा स्टार्टिंग पार्ट में एक्रोजोम. ये एंजाइम रहेगा जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवम में उसका फर्स्ट जो लेयर है, जोना पेलुसिडा या फिर कोरोना रेडिएटा, उसको पेनिट्रेट करने में मदद करेगा ये एंजाइम एक्रोजोम. नेक्स्ट है न्यूक्लियस. हेड में न्यूक्लियस रहेगा जिसमें क्रोमोसोम्स और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहेगी. अभी नेक और टेल. टेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स फर्दर, मिडल पीस, प्रिंसिपल पीस एंड एंड पीस. जो टेल है वो पूरा स्पर्म का 4/5 जो रेशियो है वो फॉर्म करती है. मेजर पार्ट ऑफ द स्पर्म इज फॉर्म्ड बाय टेल. नेक्स्ट, हेड. Head of the sperm appears somewhat like spearhead, arrow. जो arrow का first जो portion होता है उसके जैसा लगता है in transverse section. It is mainly consist of nucleus that contains condensed chromatin material, mostly DNA. जो genetic material है वो nucleus में store रहेगा. Anterior 2/3 of nucleus is covered by acrosomal cap. जैसे मैंने बताया था एक्रोजोम, उसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स रहेंगे, मेनली हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन. ये एंजाइम्स के नाम है, हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन. नेक्स्ट, नेक. नेक इज नैरो.
इट कंटेन्स फनल शेप्ड बेजल प्लेट एंड सेंट्रियोल. ये 2 पार्ट्स में नेक डिवाइडेड रहेगी. एक बेजल प्लेट होगी और एक सेंट्रियोल होगा. द सेंट्रियोल गिव्स राइज टू एक्सियल फिलामेंट दैट एक्सटेंड्स थ्रू टेल. सेंट्रियोल से लेके एक एक्सियल फिलामेंट जाएगा और वो कंटिन्यू होगा टेल के फॉर्म में. टेल मैंने बताया था जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, मिडल पीस, प्रिंसिपल पीस और एंड पीस. मिडल पीस में भी क्या रहेगा, एक्सेल फिलामेंट रहेगा जो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रियल शीथ से कवर्ड रहेगा. ये माइटोकॉन्ड्रिया शीथ क्या करेगी, सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल. यानी कि जो भी मोटिलिटी है, स्पर्म को जो भी एनर्जी चाहिए होगी उसके मूवमेंट के लिए, ये प्रोवाइड करेगी ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ. At the distal end of middle piece there is ring-like structure through which axial filament passes. इसको बोलते हैं एन्यूलस और इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेंट्रियोल. सेंट्रियोल से पूरा जो कंटिन्यूएशन रहेगा और सेंट्रियोल से ही ये एन्यूलस बनेगा. नेक्स्ट, प्रिंसिपल पीस. इट इज़ मेड ऑफ एक्सियल फिलामेंट कवर्ड बाय 7 आउटर डेंस फाइबर्स. ये प्रिंसिपल पीस है वो एक्सेल फिलामेंट का ही कंटिन्यूएशन है, पर इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये डेंस फाइबर से पूरा कवर्ड रहेगा. नेक्स्ट है एंड पीस. इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली एक्सियल फिलामेंट. इसमें सिर्फ एक्सियल फिलामेंट रहेगा. लास्ट पार्ट में ओवम. Ovum is one of the largest cell that measures approximately 120 micrometer in diameter. ह्यूमन बॉडी का सबसे अगर लार्जेस्ट सेल फीमेल बॉडी में देखे तो वो रहेगा ओवम. इट हैज़ द लार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस विच इज़ कवर्ड बाय साइटोप्लाज्म. ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कैसा है, एक लार्ज राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके बीच में न्यूक्लियस है और पूरा न्यूक्लियस कवर्ड है साइटोप्लाज्म से. दिस oocyte न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस इज टर्म्ड एज जर्मिनल वेसिकल एंड जर्मिनल डिस्क रिस्पेक्टिवली. जो न्यूक्लियस है उसे कहेंगे जर्मिनल वेसिकल और जो न्यूक्लियोलस है यानी कि उसके राउंडेड आसपास का जो पोर्शन है उसे कहेंगे जर्मिनल डिस्क. लाइकवाइज साइटोप्लाज्म और yolk of ovum is termed as ooplasm. साइटोप्लाज्म जो ओवम का रहेगा उसे कहेंगे हम ओप्लाज्म. ये सिर्फ नोमेनक्लेचर है पर ये रिस्पेक्टेड टू ओवम है. दूसरे सेल्स का जो भी साइटोप्लाज्म है उसे कोई और नाम देंगे. इसे नाम दिया गया है ओप्लाज्म. This ooplasm is enclosed by a peripheral layer called cortex which has many microvilli. अभी ये जो ओप्लाज्म है इसके आसपास के पेरिफेरी में जो लेयर है वो कॉर्टेक्स से बना होगा और उसमें अलग अलग प्रकार के माइक्रोविलाई होंगे जो कि उसकी मूवमेंट ओवम कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी से. ओवरी से फिर उसको फैलोपियन ट्यूब को आने तक जो ओवम के पास टेल या ऐसा कुछ नहीं है तो इसकी अलग मैकेनिज्म रहेगी कि वो रेंगता आएगा ओवरी से फैलोपियन ट्यूब तक. तो ये ट्रैवल में जो इसको फेलिसिटेट करेगा ये माइक्रोविलाई करेंगे, मदद करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब में अच्छी तरह से वो ट्रैवल हो सके और जिस जगह पे उसे फर्टिलाइजेशन होना है वहाँ पे वो पहुँच सके. This microvilli are tubular projections of plasmolemma that aids in the transportation of substances in and out of the cytoplasm. इसका दूसरा काम भी ये है कि जो भी सेल है उसका रेगुलर एक्सचेंज रहता है अपने साइटोप्लाज्म के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर. साइटोप्लाज्म में कुछ मटेरियल्स ऐसे रहेंगे जो उसको नहीं चाहिए वो बाहर फेंक देगा और कुछ मटेरियल ऐसे होंगे कि उसको चाहिए होंगे, बाहर से ट्रांसपोर्ट जो है वो करना होगा तो ये इसमें मदद करेगा. नेक्स्ट, ह्यूमन ओवम इज टिपिकली कवर्ड बाय 3 लेयर्स. फर्स्ट है इनर थीन विटेलाइन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो इनर मोस्ट लेयर है उसे विटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबको पता है कि वो सेमी परमिएबल होती है. सेल को जो भी स्ट्रक्चर चाहिए वो उसे उसकी मेम्ब्रेन से वो पास होने देगी और जो नहीं चाहिए वो उसको फेंक देगी. वो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. ये 11th और 12th में हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट, मिडल जोना पेलुसिडा लेयर.
जो मिडल लेयर रहेगा वो है जोना पेलुसिडा, और थर्ड आउटर मोस्ट लेयर उसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। जो ग्रे कलर के सेल्स दिखाए गए हैं फिगर में वो है कोरोना रेडिएटा। वो डेंस लेयर रहेगा और थिक लेयर रहेगा। इसको पेनिट्रेट करके जो एक्रोसोम आएगा स्पर्म का, इसके बाद पूरा फर्टिलाइजेशन इवेंट जो है वो स्टार्ट रहेगा। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन क्या है अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे। Fertilization is the process of fusion of mononuclear haploid male and female gametes, that is sperm and ovum, to form a binuclear diploid cell known as zygote. zygote बनने की जो प्रोसेस है इसे कहेंगे फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ पे होगा, इसका साइट स्पेसिफिक है इन द एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला, एम्प्यूला यानी कि एनाटॉमी में एम्प्यूला किसे कहेंगे, एम्प्यूला यानी कि जो ट्यूब या फिर जो कैनाल है उसका वाइडेस्ट पार्ट रहेगा, जो ब्रॉड रहेगा, वाइड रहेगा, उसको बोलेंगे एम्प्यूला। एम्प्यूला ऑफ वाटर भी आप इन फ्यूचर पढ़ोगे एनाटॉमी में। ये है फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला। इस जगह पे फर्टिलाइजेशन होगा। अभी ये फिगर में दिखाया गया है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। फर्स्ट दिखाया गया है एक oocyte है। सेकंड फिगर में दिखाया है कि oocyte के आसपास में एक स्पर्म है, वो पेनिट्रेट कर रहा है। अगर वो पेनिट्रेट करेगा तो एक स्पर्म की पोलर बॉडी और ओवम की पोलर बॉडी, ये दोनों एक साथ मिलेंगे और ओवम का न्यूक्लियस और एक स्पर्म का न्यूक्लियस, ये दोनों एक साथ मिलेंगे। यानी कि दो न्यूक्लियस होने से ये डिप्लॉयड या फिर बाय न्यूक्लियर सेल रहेगा, जिसको बोलेंगे हम जाइगोट। ये है द स्पर्म फ्यूजेस विथ ओवम आफ्टर पेनिट्रेटिंग द आउटर शेल कॉल्ड एज ज़ेना पेलुसिडा ऑफ ओवम। जैसा मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर वो शेल की तरह टफेस्ट कवरिंग रहेगा। जो एक्रोसोम के जो एंजाइम्स थे वो उसको डाइजेस्ट करके फिर स्पर्म को एंट्री देंगे ओवम में। क्लीवेज मैंने बताया था। अभी क्लीवेज प्रोसेस क्या है ये देखेंगे। क्लीवेज प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स ऑफ द zygote into smaller units. This results in rapid increase in number of the cells. अभी क्लीवेज क्या है तो कि जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट से पूरा बेबी बनने तक जो रिपीटेड डिविजन्स रहेंगे, दो प्रकार के रहेंगे। पहले स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन के दौरान माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस होते हैं। लेकिन क्लीवेज क्या है, क्लीवेज पूरा माइटोटिक डिवीजन है। यानी कि जो भी मटेरियल है सेल का, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जो भी, वो कंप्लीटली हाफ में डिवाइड होगा। कोई और जेनेटिकल चेंजेस उसमें होंगे नहीं। अब है पहला, इस फिगर में दिखाया गया है। देखिए 11th-12th में आप सब ये पढ़ चुके होंगे। फर्स्ट फिगर है सिंगल सेल स्टेज। सिंगल सेल स्टेज में सारा कुछ एक साइड रहेगा, लेकिन फिर दोनों पोलर बॉडीज, एक थोड़ा साइटोप्लाज्म अपनी तरफ खींचेगी, दूसरी पोलर बॉडी अपनी तरफ खींचेगी। इसके कारण सेल है वो दो स्टेज में डिवाइड हो जाएगा। ये जो डिवीजन है वो सिमिलर साइज का नहीं होगा। ये दो सेल जो भी बनेंगे वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर होंगे। सेकेंड फिगर में दिखाया है जोना पेलुसिडा के अंदर दो सेल्स होंगे, लेकिन ये दो सेल्स हैं वो उसमें से एक सेल छोटा होगा, एक सेल बड़ा होगा। जो बड़ा सेल होगा वो फिर से डिवाइड होगा और फिर से दो सेल बनाएगा, ताकि थर्ड जो स्टेज है, थर्ड फिगर है, उसमें क्या होगा कि एक छोटा सेल है ऑलरेडी और जो बड़ा सेल है वो फिर से दो सेल में डिवाइड हुआ। यानी 3 सेल एक जोना पेलुसिडा लेयर के अंदर रहेंगे। इसे बोलेंगे 3 सेल स्टेज। इसके बाद क्या होगा, पहले जो लार्जर सेल था वो डिवाइड हुआ, अभी जो स्मॉलर सेल था वो डिवाइड होगा। वो फिर से डिवाइड होने पर एक से वो दो बनेंगे, ताकि
4 सेल टोटल बनेंगे ज़ोना पेलुसिडा के अंदर, 4 सेल स्टेज होगा। ये 4 से फिर एक साथ डिवाइड होंगे सब, और 4 से अगर एक एक सेल एक एक बार डिवाइड होगा तो कितने सेल बनेंगे? 8 सेल। 4 के बाद पूरा 8 सेल स्टेज आएगा, और 8 के बाद पूरा 16 सेल स्टेज आएगा। ये 16 सेल जो स्टेज है उसको बोलेंगे हम मोरूला, और जो एक एक सेल है उसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर। एक सेल को बोलेंगे हम ब्लास्टोमियर, और ये पूरा 16 सेल का जो ग्रुप है उसको बोलेंगे मोरूला। ये 16 सेल कवर होंगे ज़ोना पेलुसिडा के अंदर। These cells are called blastomeres. They become smaller with each successive cleavage division. इसका जो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, उसका जो मटेरियल है ये डिवाइड नहीं होगा, ये जितना था उतना ही रहेगा। इसकी वजह से अगर डिवीजन भी हुआ तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन एक एक के आसपास बनेगी, लेकिन जो उसका साइटोप्लाज्म था वो उतना ही रहने के कारण एक एक डिवीजन के बाद वो सेल छोटे छोटे होते जाएंगे। द डिवीजन ऑफ जाइगोट स्टार्ट्स जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद तुरंत ये डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, एंड कंटिन्यूज एज द जाइगोट पासिस अलोंग द यूटेराइन ट्यूब। अभी ये यूटेराइन ट्यूब यानी कि फेलोपियन ट्यूब, एम्ब्रियोला में हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन फिर एम्पुला में उसका फिर इम्प्लांटेशन नहीं होता। इम्प्लांटेशन यानी कि जो पूरा जाइगोट है वो हमारी यूट्रस के एंडोमेट्रियल लाइनिंग में लॉज होगा, वहाँ पे फिक्स होगा। वो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन। उसके लिए एम्पुला से उसको फिर से डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा यूट्रस के एंडोमेट्रियम तक। ये ट्रैवल के दौरान भी ये सारा सब कुछ जो डिवीजन है वो चालू ही रहता है। ड्यूरिंग क्लीवेज द जाइगोट इज सराउंडेड बाय रेदर थिक, ये मैंने बताया रेदर थिक वॉल है, उसको क्या बोलेंगे? ज़ोना पेलुसिडा। इससे कवर ही रहेगा ताकि ये सेल अलग अलग ना हो, एक साथ बंधे रहे। नेक्स्ट, द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सेल्स ऑफ विच वन इज स्मॉलर। ये मैंने जो पूरा प्रोसेस समझा है यही लिखा है। 2 सेल्स बनेंगे विच में उसमें से एक स्मॉलर रहेगा और एक बड़ा रहेगा, इसको बोलेंगे 2 सेल स्टेज, क्योंकि 2 सेल उसमें है। वैसे ही लार्जर सेल डिवाइड्स फर्स्ट गिव्स राइज टू 3 सेल स्टेज, और फिर से 4 सेल स्टेज, और फिर 8 सेल के बाद 16 सेल। दिस 16 सेल स्टेज एम्ब्रियो रिसेंबल्स मलबेरी फ्रूट। मलबेरी का जो फ्रूट होता है, आप रास्पबेरी या सभी कुछ देख सकते हो, जिसमें बहुत सारे लोब्यूल्स हो, वैसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे मोरूला। इन मोरूला द ब्लास्टोमेयर्स आर वेरी स्मॉल, क्योंकि पूरा साइटोप्लाज्म जो भी डिवाइड हुआ था वो बड़ा नहीं था, साइटोप्लाज्म तो उतना ही था, सिर्फ सेल डिवाइड हुए थे, इसलिए ब्लास्टोमेयर्स बहुत छोटे छोटे होंगे। एंड कंटेन वेरी लिटिल साइटोप्लाज्म टू सर्वाइव। उसको सर्वाइव होने के लिए जो साइटोप्लाज्म या फिर जो भी एनर्जी है वो बहुत कम रहेगी। दिस ब्लास्टोमेयर्स आर एनक्लोज्ड बाय ज़ोना पेलुसिडा। The cells are now get arranged into 2 groups. अब क्या होगा? ये सारे सेल 2 ग्रुप में बट जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप ऑफ सेल्स इन सेंटर ऑफ द मोरूला इज कॉल्ड इनर सेल मास। लास्ट ये जो फिगर दिखाया है इसमें दिखाया है इनर सेल मास। एक छोटा ग्रुप रहेगा उसको बोलेंगे एम्ब्रियोब्लास्ट, और दूसरा ग्रुप रहेगा वो पेरीफेरी में अरेंज हो जाएगा। जो ग्रुप पेरीफेरी में अरेंज होगा उसको बोलेंगे हम ट्रोफोब्लास्ट, और जो भी साइटोप्लाज्म था वो उसकी एक कैविटी फॉर्म हो जाएगी, जो बताया है कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ये मोरूला के सेल्स जो 16 सेल्स थे उसमें से कुछ एक साथ इकट्ठे जमा हो जाएंगे जो इनर सेल मास फॉर्म करेंगे, और कुछ पूरी पेरिफेरी जो ज़ोना पेलुसिडा था ना उसके आसपास एक लेयर बना देंगे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। और इसके बीच जो भी कैविटी होगी इसमें फ्लूइड जो साइटोप्लाज्म था वो भरा रहेगा। अभी है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या है वो देखेंगे। गैस्ट्रुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers। germ layers यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स सारे डेवलप होते हैं उसका जो प्रिमिटिव स्टेज है
वो जिस में से या फिर वो जिस लेयर्स में से डेवलप होते हैं उसको बोलेंगे जर्म लेयर्स। और ये जो जर्म लेयर्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसे बोलेंगे जेस्टुलेशन। जेस्टुलेशन इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन। ये थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन से ये स्टार्ट हो जाती है, because it forms germ layers that forms all the tissues and organs of the body, जिसमें से सारे टिश्यू सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में फॉर्म हो। वो किस में से बनेंगे? वो जर्म लेयर से बनेंगे। अभी इस फिगर में दिखाया गया है, राइट साइड के फिगर में, ये ब्लास्टोसिस्ट जो था हमारा पूरा ये सब, अभी ये राउंड जो सेल है ना वो एक साइड से इनवर्ड हो जाएगा, फॉर्मिंग अ वी शेप स्ट्रक्चर। ये थर्ड फिगर में दिखाया है, वी शेप स्ट्रक्चर ये पूरा है, दिस वन। ये इनवर्ड होके एक लेयर बनाएगा और इसके आसपास थोड़ा साइटोप्लाज्म भी रहेगा। इनवर्ड होके एक लेयर पूरा बना दिया, ये पूरा बाहर का लेयर। जो इनवर्ड लेयर है इसको बोलेंगे हम एंडोडर्म, और ये जो बाहर का लेयर जो फॉर्म हुआ है इसको बोलेंगे हम एक्टोडर्म। अभी इसके इस स्टेज के बाद होगा हमारा पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो एक डिस्क शेप में फॉर्म होगा। ये जो डिस्क शेप में हुआ उसमें से ये जो लेयर है इसको बोलेंगे मीजोडर्म। अभी इसकी थियरी देखते हैं। फर्स्ट द एम्ब्रियोब्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू 2 लेयर्स। पहले एम्ब्रियोब्लास्ट जो पूरा सेल था वो 2 लेयर में बनेगा। सुपरफिशियल यानी कि जो पहला वाला पेरिफेरी वाला लेयर है, कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट सेल, इसमें फ्लैट रहेंगे सेल्स, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे एंडोडर्म। और जो डीप लेयर है कंसिस्टिंग ऑफ कॉलमनार सेल्स इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। कॉलमनार सेल्स जिसमें रहेंगे वो एक्टोडर्म है। एम्ब्रियो एट दिस स्टेज इज टर्म्ड एज बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। डिस्क क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है। और बाइलैमिनार, लैमिना यानी कि लेयर्स और बाई यानी कि 2, ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 लेयर्स है और एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्म करे हैं, इसलिए एम्ब्रियो को इस स्टेज में बाइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क बोलेंगे। अभी तीसरा लेयर जो है वो फॉर्म होगा। कैसे होगा? नाउ द एक्टोडर्म फॉर्म्स अ लीनियर थिकनिंग इन द मिडलाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक डिस्क। एम्ब्रियोनिक डिस्क है जो उसके बीच में एक थोड़ा सा पतला सा लेयर बनाएंगे, उसे बोलेंगे प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक गिव्स राइज टू थर्ड लेयर। ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये बाइलिनियर जो डिस्क थी उसके बीच में प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाएंगे। स्ट्रिक बनी वो प्रिमिटिव स्ट्रिक थर्ड लेयर ऑफ हमारे जर्म लेयर को बनाएगी। वो थर्ड लेयर को हम क्या बोलेंगे? मीजोडर्म। जो मिडल लेयर है उसे बोलेंगे मीजोडर्म, दैट लाइज बिटवीन एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये रहेगा। अभी कितने लेयर्स बने? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, 3 layers. Therefore, the embryo at this stage is called trilaminar embryonic disc. क्योंकि इसमें 3 लेयर्स है इसलिए ट्राइलेमिनार, और डिस्क शेप्ड है इसलिए एम्ब्रियोनिक डिस्क। नेक्स्ट, अभी ये आपके क्वेश्चन में भी आएगा, सिंगल 5 मार्क्स के या इसमें, डेरिवेटिव्स ऑफ द जर्म लेयर। और क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि राइट द पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम जर्म लेयर्स। यानी कि एक्टोडर्म से कौन कौन से ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स और पार्ट्स बने हैं वो लिखिए, मीजोडर्म से क्या बने हैं, एंडोडर्म से क्या बने हैं ये लिखिए। एक्टोडर्म से अभी क्या बने हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है एपिडर्मिस ऑफ स्किन, जो स्किन का बाहर का लेयर है, एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन इज नोन एज एपिडर्मिस, ये बनेगी। और एंड इट्स डेरिवेटिव्स सच एज हेयर्स, नेल्स, स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स। एपिडर्मिस ऑफ द स्किन में ये सब कुछ लॉज रहेगा, हेयर रहेंगे, नेल्स रहेंगे, इसका ही कंटिन्यूएशन प्रोसेस है ये सब, एपिडर्मिस के हेयर्स, नेल्स ये सब। और एपिडर्मिस में क्या रहेगा? स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स रहेंगी।
नेक्स्ट, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ, एपिथेलियल लाइनिंग यानी कि जो फर्स्ट मोस्ट लेयर की लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल लाइनिंग किस किस चीज़ की बनेगी? एग्जाम्पल, लोअर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल, डिस्टल पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, जो भी बाहर के जो स्ट्रक्चर की लाइनिंग रहेगी, एक्सटर्नल पार्ट्स, पेरिफेरी के पार्ट्स, इसकी जो भी लाइनिंग रहेगी ये एक्टोडर्म बनेगा। ओरल कैविटी लाइनिंग, नेजल कैविटी की जो बाहर की लाइनिंग, जो ओरल कैविटी में हम अगर मुंह खोलते हैं तो जो लाइनिंग दिखती है वो उसे बोलेंगे एपिथेलियल लाइनिंग। ये सब कुछ बनेगा। लेंस ऑफ द आई, ये याद रखना है। लेंस किससे बनेगा? हमें लगता है कि मेसोडर्म से बनेगा क्योंकि वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, नहीं, लेकिन एक्टोडर्म से बनेगा। एनेमल ऑफ द टीथ, एनेमल यानी कि टीथ का आउटर मोस्ट कवरिंग, उसे बोलेंगे एनेमल, ये बनता है। एडिनो हाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जब हम पढ़ेंगे एनाटोमी में तब हम देखेंगे उसका एक पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस, ये भी बनेगा एक्टोडर्म से। एड्रिनल मेड्यूला, ये याद रखना है, एड्रिनल मेड्यूला जो है ये एक्टोडर्म से बनता है। नर्वस टिश्यू एंड सेंस ऑर्गन्स, ये सारा कुछ एक्टोडर्म से बनेगा। नेक्स्ट, मेसोडर्म है। मेसोडर्म से क्या बनेगा? सारे ऑलमोस्ट जो भी सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स है ये मेसोडर्म से बनेंगे, जैसे कि मसल्स, स्मूथ कार्डियक स्केलेटल मसल्स है, फिर बोन्स और कार्टिलेजेस है, ये मेसोडर्म से बनेंगे। बोन्स एक अलग है जो मेसोडर्म से बनते हैं, वो टफ स्ट्रक्चर्स में आएंगे लेकिन मेसोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, जो भी सॉफ्ट ऑर्गन स्ट्रक्चर्स है सारे कुछ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, बॉडी कैविटीज, जॉइंट कैविटीज, ये सब कुछ, और ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन है, किडनी है, यूरेटर्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, टेस्टिस और ओवरीज। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, इन दोनों में बहुत सारा आपको कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन ये याद रखना है एड्रिनल कॉर्टेक्स बनता है मेसोडर्म से, एड्रिनल मेड्यूला बनता है एक्टोडर्म से। अभी है एंडोडर्म। एंडोडर्म से क्या बनेगा? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ जीआईटी, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, बिलियरी ट्रैक्ट, इन सब की एपिथेलियल लाइनिंग होगी, वो एंडोडर्म से बनेगी। ऑडिटरी ट्यूब एंड मिडल ईयर कैविटी, यूट्रस एंड अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना, वेजाइना का जो अपर पार्ट है, डिस्टल पार्ट नहीं, डिस्टल पार्ट और लोअर पार्ट था एक्टोडर्म से बना था, लेकिन जो मिडल पार्ट है या फिर अपर पार्ट है वो बनेगा एंडोडर्म से। लिवर है, पेनक्रियास है, कुछ कुछ ऑर्गन्स मेसोडर्म से बनते हैं, कुछ कुछ ऑर्गन्स एंडोडर्म से बनते हैं, लेकिन ये आप डिफरेंशिएट अगर इजीली याद रखना हो तो जो लिवर है, पेनक्रियास है, थायराइड है, ये सब कुछ ना कुछ सिक्रीट करते रहते हैं, ग्लैंड जैसे काम करते हैं। पेनक्रियास भी एक ग्लैंड है, थायराइड भी ग्लैंड है, लिवर है वो ग्लैंड है, ये कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते रहते हैं, इसलिए वो एंडोडर्म से बनेंगे। पैराथायराइड है, ये सब कुछ। नेक्स्ट, लॉज ऑफ हेरिडिटी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज हमने क्या देखा? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन देखी। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? तो कि साइंस जो फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ ऑफ द बेबी के सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स की इवेंट है, उसको हमें, उसके बारे में हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताए, वो है एम्ब्रियोलॉजी। उसके ब्रांचेस पढ़ी हमने, जनरल, सिस्टमिक, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, एक्सपेरिमेंटल, केमिकल, और फिर लास्ट में टेराटोलॉजी, जो एबनॉर्मल ग्रोथ है या फिर कंजेनाइटल एनिमलीज, बर्थ डिफेक्ट्स है, वो जिसके बारे में हमें बताए। नेक्स्ट पढ़ा हमने 3 टर्म्स, जाइगोट, एम्ब्रियो एंड फीटस। जाइगोट क्या है ये पढ़ा, एम्ब्रियो क्या है और फीटस क्या है। एम्ब्रियो और फीटस जेस्टेशनल एज के ऊपर से डिवीजन है, और जाइगोट क्या है? ये सिंगल सेल है पर जिसमें न्यूक्लियस 2 रहेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्पर्म का स्ट्रक्चर और ओवम का स्ट्रक्चर। फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन और कहाँ पे होता है ये, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अभी क्लीवेज पढ़ा, क्लीवेज यानी कि जाइगोट के बाद के जो भी सेल्यूलर डिविजन्स है, जो भी माइटोटिक सेल्यूलर डिविजन्स है,
इसको बोलेंगे हम क्लीवेज। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है इसके फिगर इजी है, याद रख सकते हो आप। और लास्ट में ये मोरूला हमने पढ़ा, 16 सेल स्टेज का जो स्ट्रक्चर है उसे कहेंगे मोरूला। ये 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। ये पूरा ट्रोफोब्लास्ट तक हमने पढ़ा कि इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट क्या क्या कैसे कैसे फॉर्म होता है। प्रोसेस ऑफ जेस्ट्रुलेशन ये भी पढ़ा, जो हम लेयर्स का जो प्रोसेस, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसे बोलेंगे जेस्ट्रुलेशन। किस टाइम से स्टार्ट होता है से लेके कैसे कैसे सारे जर्म लेयर्स बनते हैं वो। पहले बनेगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और बाद में प्रिमिटिव स्ट्रिक से बनेगा एंडोडर्म। तीनों लेयर जब बन जाए तब एम्ब्रियो को बोलेंगे ट्राइलेमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये सब पढ़ा। और एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों में से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं ये सब भी पढ़ा हमने। दैट्स इट।